हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार भाई। सभी को एक बार जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, एक बार कमेंट कर दें पहले जल्दी से। वॉइस क्लियर है, सब कुछ बेहतर है? संतोष, प्रिया, सुमन, संजीव, राहुल, नवीन, एवरीवन। चलिए, यस, थैंक यू। शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, आज की क्लास में जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, वो बात करने वाला हूं फॉरेन ट्रेड को लेकर, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हम करते हैं, जिसे बेसिकली विदेशी व्यापार भी कहा गया है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, या किसी और कंट्री के साथ हम किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। भी जानते हैं ना एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी दूसरे देश को कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, उन्हें कोई सामान प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करना है। अगर किसी और कंट्री से हम कुछ बाय करते हैं, परचेज करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, तो वो इंपोर्ट करना कहलाता है। ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, बेसिकली मैं आपको बात समझाता हूं हमेशा कि जब 1991 से पहले का दौर याद है आपको ना, कि 1991 से पहले के समय क्या हुआ करता था कि हम दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार से लेन देन नहीं किया करते थे। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का लेन देन होता था, वो भी बहुत सीमित और सरकारी नियंत्रण में होता था। 91 के अंदर एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा हिंदी में। इस आर्थिक सुधार के, नई आर्थिक नीति के आने के बाद क्या हुआ, फिर हमारे रास्ते खुल गए, फिर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा, विदेशी व्यापार होने लगा, दूसरे देशों के साथ हमने कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का एक्सचेंज करना शुरू करा। यानी आज के समय दुनिया की टॉप मोस्ट कंट्रीज में जो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। चाहे वो हिस्सा थोड़ा ही है, लेकिन जितना भी है वो बाकी कंट्रीज के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे करती हैं, लेकिन अभी इंडिया थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन शुरू के टॉप कंट्रीज में ही शामिल हो जाता है फिर भी इंडिया, क्योंकि बाकी कंट्रीज जो वो बिल्कुल ना के बराबर करती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है मेरी कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है और ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम हमने फॉरेन ट्रेड रखा है, देखो इस चैप्टर में मुझे ये सीखना पड़ेगा, एक तो फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, या फिर हम ये भी सीखेंगे कि भाई जो फॉरेन ट्रेड हमारे पास है, ये कौन से मंत्रालय के अधीन है। हमारी जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी आई है, क्योंकि जब से फॉरेन ट्रेड शुरू हुआ है देश में, जैसे अभी 92 में, 1992 में, याद है ना, 91 के बाद 92 में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड को लेकर पहली पॉलिसी बनी 5 साल के लिए। अब जो लेटेस्ट वाली पॉलिसी है उसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। यानी कि एक तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग पता हो और ये पता हो जो विदेशी व्यापार की लेटेस्ट वाली पॉलिसी नीति है 2023 की, उसमें क्या कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। इसी प्रकार से हम यहां पर यह भी बात करेंगे, जैसे कि फॉरेक्स रेट क्या होता है। आप समझते हो ना, मैं एक एक बात समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा आपका। और वो ये कि हर चीज में टाइम लगता है। मैं हमेशा क्लास की शुरुआत में ही कहता हूं भाई कि आपको पूरे फोकस के साथ पहले क्लास देखनी है, सुननी है, उसे लिखना है, उसके बाद कोई बात हम आगे कर सकते हैं। फॉरेक्स रेट का मतलब है कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा, यूरो के साथ रुपया का रिलेशन कितना होगा, पाउंड के साथ कितना है, ये फॉरेक्स रेट बोला जाता है। डॉलर के साथ या यूरो, पाउंड, किसी भी कंट्री के साथ जो करेंसी है उस देश की। या इसी में हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, कि जब हम किसी भी देश के साथ रिजर्व बनाते हैं बेसिकली, तो वो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहलाता है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, यानी विदेशी जो भंडार है उसमें क्या क्या शामिल होता है। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं जो डिवैल्यूएशन की कहानी है। आप जानते हैं ना, करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर गिराया गया, और ऐसा हमारे देश में कुल 3 बार हुआ आज तक। तो करेंसी की वैल्यू को गिराना, ये डिवैल्यूएशन का पार्ट है, ये किसमें हुआ। और इसी के अंदर एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी, और एक टर्म आती है इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बीओपी। यानी हमें ओवरऑल जो है वो यही सब कुछ लिखना है कि हम यहां पर बीओटी पढ़ें, बीओपी क्या होता है वो पढ़ें, करेंसी डिवैल्यूएशन के बारे में देखें, रिजर्व के बारे में देखें, और फिर इनसे रिलेटेड आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं।
जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इन सबसे रिलेटेड आपको सवाल मिलते ही हैं। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्या कहा मैंने, एक बार यस का कमेंट कर दे जल्दी से। ठीक है भाई, देखिए अब मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम बात किसकी करेंगे सर? पहले हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होता है। देखो समझना पहले मेरी बात। जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, देखो जब किसी भी दूसरे देश से, मैंने कहा, एक्सपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं इसे तो निर्यात और आयात किया जाता है। तो जब भी किसी कंट्री के साथ हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, यानी लेन देन करते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो जो होता है वो हमारा फॉरेन ट्रेड में आता है। अब ये फॉरेन ट्रेड गुड्स का भी होता है, सर्विस का भी होता है। अगर कोई चीज हम देख सकते हैं तो गुड्स है, और अगर हम उसे देख नहीं सकते हैं, जो इनविजिबल है, वो हमारी सर्विसेज हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट है, टेलीकॉम है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सारी सर्विसेज में आती है। अब ये जो एक्सपोर्ट का मतलब बेचना है और इंपोर्ट का मतलब हमारा खरीदने से है। अब एक बात समझना, हमारे देश में एक मंत्रालय बना है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो एक हमारा विदेशी मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है ना देश का, जिसके हम हिंदी में जिसे कहते हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो जाता है इंग्लिश में, तो वो करता है दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन, हमारे संबंध, किस देश के साथ हमारी रणनीति कैसी होगी। लेकिन बिजनेस के मामले में एक्सटर्नल अफेयर नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के नाम से है ये संस्था जो है वो काम करती है। तो मैंने आपको बताया, एक तो ये बात याद रखनी कि कौन सी संस्था काम करती है, और मैंने ये भी कहा कि हमारे पास इसको बढ़ावा 92 में दिया गया जब पहली पॉलिसी लाई, यानी हम ये कहते हैं स्पेशली। अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको पढ़ाई है बात, समझाई भी ये बात, ये कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं ना, वैश्वीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वैश्वीकरण जो आया है इसी ने इसको बढ़ावा दिया है। और अभी 2023 में लेटेस्ट पॉलिसी चल रही है। तो याद रखना, अगर मुझसे ये पूछ ले कि क्या हम उससे पहले व्यापार नहीं करते थे, करते थे, लेकिन हम क्या कहेंगे, 1990 तक जो व्यापार करते थे कैसा था? अब बताओ कैसा था भाई? तो क्या याद आएगा आपको? बहुत लिमिटेड था और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था, और नेसेसरी सिर्फ आवश्यक चीजों का, जो हम दूसरों पे डिपेंडेंट थे उन चीजों का था, आवश्यक वस्तु का था, और सीमित लेन देन था। लेकिन उसके बाद इस पर लगे प्रतिबंध, इस पर लगे जो बाउंडेशन थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको हटाना शुरू करा, ढील देनी शुरू करी। और 1991 के बाद से फिर हमारा विदेशी व्यापार बढ़ता चला गया। और आज आप देखिए दुनिया में, मैंने कहा अगर टॉप कंट्रीज निकाली जाएंगी जो दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड करती हैं, यानी WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन भी पढ़ते हैं ना कई बार हम लोग, तो उसके हिस्से के हिसाब से निकालें तो इंडिया एक बड़ी कंट्री बन जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, जो मैं आपसे कहूं, बस मैं एक ही बात कहूंगा, मैं पूरा फोकस समझाने पर दे रहा हूं, तो आपका काम पूरा समझने के बाद लिखने पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्लास में नहीं लिखोगे ना समझ नहीं आएगी बात। देखो मैंने क्या कहा, विश्व के अन्य देशों से यानी वस्तु और सेवाओं का निर्यात करना और आयात करना यह विदेशी व्यापार कहलाता है। साथ में निवेश करना भी है। 1990 तक टिल 1990 भारत बहुत सीमित स्तर पर सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करता था, इंपोर्ट तो हम करते थे लेकिन लिमिटेड करते थे। 1991 में भारत सरकार ने जब वैश्वीकरण को चुना, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमने क्या करा, फिर विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना शुरू करा। तो ये आपने, मैंने जो बातें समझाई बस वो लैंग्वेज में लिखी हैं, कोई अलग से बात तो नहीं है ना भाई इसमें, बस लैंग्वेज में आपको लिखना है ताकि जब आप रिवाइज करो। मैं बार बार कहता हूं, टीचर का साथ सिलेबस पूरा होने तक और नोट्स का साथ सिलेक्शन होने तक, इतनी बार बोल दिया ना ये बात मैंने आपको हर क्लास में, कि भाई आप नोट्स बनाने पे पूरा फोकस करो। वो आपने नहीं किया तो फिर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, क्लास कुछ दिन याद रहेगी। नोट्स आपके पास रहने चाहिए, सिलेक्शन तक आपके लिए वही काम आएंगे बार बार, इसलिए बेहतर नोट्स हमेशा बनाना, इसे नोट करिए।
तो फुली डन होगी बात, यहां तक समझ में भी आ गई हो। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, कौन सा मंत्रालय करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाला। अच्छा, कितने वर्ष की पॉलिसी बनती है, जनरली कोई भी पॉलिसी बने भारत में, जनरली मैं कह रहा हूं, ऐसा मत करना हर जगह एक ही आंसर कर दो, 5 साल की बनती है। पहली बार कब बनी, 92 में बनी थी। अभी लेटेस्ट वाली कब बनी, 2023 में बनी है सर। और अगर मैं पूछूं एक्सपोर्ट करना मतलब क्या होता है, किसी को बेचना, और इंपोर्ट करना होता है दूसरे देशों से खरीदना। बात समझ में आ रही है, बताओ भाई, बात समझ आ रही हो तो यस कह दो एक बार, ठीक है। तो आपने कहा 90 तक ऐसा था, 91 के बाद ऐसा हुआ, और इसका मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड का अन्य देशों से लेन देन करना, ठीक है, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। अब देखो ध्यान से समझना, तो जब हम अन्य देशों को कोई सामान बेचे तो एक्सपोर्ट, अन्य देशों से सामान खरीदें तो इंपोर्ट, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसे हिंदी में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय कहा जाता है, वो करेगा। 5 वर्ष के लिए जनरली पॉलिसी बनती है, और पहली बार 92 में बनी, और साथ में याद रखना लेटेस्ट 2023 में। अब तो मैं बता दूं, वैसे अब की बार हमने पॉलिसी में क्या सोचा है, देखो मैं बताता हूं। अब की बार हमने पॉलिसी में यह सोचा है कि 2030 तक, क्योंकि पॉलिसी अभी खत्म नहीं हो रही है, आगे का लक्ष्य रखा, इंडिया का जो विदेशी एक्सपोर्ट है उसे $2 ट्रिलियन करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन करना है, जिसमें $1 ट्रिलियन गुड्स का और $1 ट्रिलियन सर्विस का, मतलब अपने व्यापार को यहां तक पहुंचाना है। और यह भी सोचा है 2030 तक हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कहते हैं ना, जिसे भाई हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन एक्सपोर्ट करते हैं उसको 200 से 300 मिलियन डॉलर, यानी ये वाला ओवरऑल तो 2 ट्रिलियन है, लेकिन कम से कम ऑनलाइन ऑनलाइन लोग विदेश से शॉपिंग कर रहे हैं, इंडिया से ऑर्डर जाएगा वहां, 200 से 300 मिलियन डॉलर का, बिलियन डॉलर मार्क कीजिए भाई, होना चाहिए। और साथ में याद रखिएगा, इंडिया को क्या बनाना है, इंटरनेशनल रुपी, इंडिया को, जो इंडिया का रुपी है उसको ना इंटरनेशनल बनाना। जैसे आज क्या होता है, आज दुनिया में मुझे कोई भी लेन देन करना हो तो डॉलर सबसे ज्यादा यूज होता है, यूरो पाउंड येन भी थोड़े यूज होते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी का इस्तेमाल तो लगभग ना के बराबर ही होता है। मोस्टली कंट्रीज का नहीं होता है, सिर्फ 3-4 ऐसी कंट्रीज हैं जो ज्यादातर दुनिया भर के लेन देन में काम आती हैं, क्योंकि दुनिया के हर कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लेती है आसानी से। ऐसा मत कहना कि क्यों कर लेती है, देखो क्योंकि वो दुनिया की स्टेबल करेंसीज में आती हैं, और उस पर लोगों का मतलब कंट्रीज का विश्वास है। और वैसे भी अगर हम एक कंट्री से डॉलर लेंगे सामान बेचने के बदले, तो दूसरी कंट्री हमसे डॉलर आसानी से ले लेगी, तो फिर ये काम चलता रहेगा डॉलर के रूप में। मान लो हमने बांग्लादेश से लेन देन करके टका ले लिया, बांग्लादेश को सामान बेचा और उससे बांग्लादेश का टकिया जो करेंसी वो ले ली, अब हम किसी और को देंगे, वो लेगा ही नहीं, तो हमारा तो पैसा बेकार। अब हम क्या करें, बिजनेस तो आगे करने के लिए, तो ऐसी करेंसी जिससे हम ले तो कोई हमसे भी ले सके, ऐसे क्या है, डॉलर है ना भाई, इसलिए याद रखना। तो जो बात मैंने आपको बताई ना, रुपये को क्या बनाना है, कॉमर्स कितना करना है, टोटल बिजनेस कितना करना है, लेकिन उससे पहले यह बात एक एक याद होनी चाहिए। तो अन्य देशों को सामान बेचा तो एक्सपोर्ट, खरीदा तो इंपोर्ट होता है। और अभी जो लेटेस्ट वाली पॉलिसी है वो 2023 में 1 अप्रैल से आई है। वैसे भी हमेशा आप जानते हो 1 अप्रैल जो है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और हमारा जो भी रिकॉर्ड चलते हैं जनरली वो 1 अप्रैल से ही चलते हैं। ठीक है भाई।
चलिए, डन है भाई यहां तक। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। अब मैंने आपको बताया कि 2030 तक इंडिया का एक्सपोर्ट कितना करना है, $2 ट्रिलियन करना है, जिसमें गुड्स का कितना, 1 ट्रिलियन, सर्विस का कितना, $1 ट्रिलियन, और इंडिया की करेंसी को क्या बनाना है, ग्लोबल करेंसी, दुनिया के अंदर यूज हो ऐसी करेंसी। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा जो लेन देन करता है वो अमेरिका से करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड अमेरिका से। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग कर दूं तो मेरे भाई एक बात याद रखना, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना, मतलब बेचता है सामान को, तो ध्यान रखना इंडिया अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान बेचता है। लेकिन जब बात खरीदने की आती है तब, तो सबसे ज्यादा सामान जब इंडिया खरीदता है ना, तो वो चाइना से खरीदता है। बेचता यूएसए को है, खरीदता चाइना से है। इसका मतलब ये कि दोनों कंट्रीज हमारी मेन कंट्रीज हैं। लेकिन जब दोनों को ओवरऑल मिलाकर देखा जाता है, एक्सपोर्ट भी देखे इंपोर्ट भी देखे, दोनों को ऐड कर ले, अगर चाइना के लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोड़ ले, अमेरिका का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोड़ ले, तो फिर सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर कंट्री अमेरिका बन जाती है। और कई बार ये अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, मूवमेंट भी हो सकती है। अब कोई ये मत सोचना हमेशा एक सा रहेगा, क्योंकि इनके बीच जो मार्जिन है ना, बहुत थोड़ा सा है। हो अभी चाइना पहले इसमें नंबर 1 होता था फॉरेन ट्रेड पार्टनर में, फिर वो इंडिया ने यूएसए आगे आ गया। इसका मतलब बाद में फिर से हो सकता है इन फ्यूचर कभी चाइना आगे आ जाए। तो इसीलिए, और हमारे देश में मैं आपसे कह रहा हूं, बस आप पढ़ते हुए चलिए, किसी तरह से नोट्स बनाते हुए चलिए, और ये सवाल इतनी बार आपको मिलेगा ना प्रीवियस ईयर में, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम आप उठा के देख लो, भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश से आता है। मैं कह रहा हूं आपसे, गारंटी ऑन रिकॉर्ड, ये सब रहेगा आपके पास। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है, मॉरिशस उसका आंसर होता था। नंबर 2 पर है आज के समय, नंबर 1 पर अब सिंगापुर है। अगर कोई पुराना सवाल है, कोई 2016 का है, 17 का, 18 का, 20 का, लगभग इस समय का 21 का भी होगा, तो वहां आपको मॉरिशस नंबर 1 मिलेगा। लेकिन आज के समय ये सवाल अगर पूछ लिया जाए तो सिंगापुर नंबर 1 हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, और अगर ये पूछे कि भारत के किस राज्य में आता है सबसे ज्यादा, अभी तक गुजरात हुआ करता था, गुजरात नंबर 1 था, लेकिन अभी महाराष्ट्र नंबर 1 है। यानी पहले के समय गुजरात था, और अगर ये कहूं भारत में भारतीय राज्य में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्ति, यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्ति होती है, हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इंडियन स्टेट। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो आज के समय महाराष्ट्र है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंगापुर वाले इस क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा एफडीआई इस समय भारत में विदेशी निवेश सिंगापुर से आता है। तो एक्सपोर्ट में यूएसए, इंपोर्ट में चाइना, इन्वेस्टमेंट में सिंगापुर। भारतीय राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, और अगर सबसे बड़ा फॉरेन ट्रेड पार्टनर ओवरऑल मिला लें तो यूएसए। बताओ, इससे सिंपल बात कोई हो सकती है क्या? ये आपने याद करना है। इंडिया के जो टारगेट से आने वाले समय के, उन टारगेट को याद रखना और साथ में इस पॉलिसी पे काम करना। ठीक है भाई, अच्छा, इसको आपको समझना है। एक एक बात क्लियर है। सबसे ज्यादा निवेश की प्राप्ति महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा निवेश आएगा सिंगापुर से। ठीक है, तो हमें 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है 2030 तक।
जिसमें 1 ट्रिलियन का गुड्स जो हम देख पाते हैं, विजिबल चीजें, और 1 ट्रिलियन का हमारा सर्विसेज होनी चाहिए। अब मेरी बात समझना, ये तीनों बातें समझ में आ गई भाई? यस कह दो एक बार, बताएं भाई एक बार, सभी लोगों को बात समझ में आ रही? नोट कर रहे हैं ना अच्छे से? रूपाली, विष्णु, शेखर, विनय, पवन, चलिए मेरे भाई जल्दी जल्दी बताते रहिए। प्रीति, चलिए देखिए, बस मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब बात को पूरी तरह से क्लियर कीजिए कि क्या इसमें इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा, क्या क्या शामिल होगा। हमने ये बात करी अभी तक, सिर्फ क्या बात की हमने कि भाई फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, कौन सा मंत्रालय करेगा, और ये लेटेस्ट पॉलिसी क्या है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जरा समझना ध्यान से। मुझे पता है, देखो कहां मुझे लिखवाना है और कहां लिखना है, खुद ये दोनों बातें अच्छे से जानते हो और आप भी अच्छे से समझ चुके हो अब तो मेरे साथ। अब देखो ध्यान से, हम यहां पर ये बात करते हैं कि एक वर्ड होता है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो वर्ड है बीओपी कहते हैं शॉर्ट में, इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, हम दूसरे देश के साथ, किसी भी देश के साथ, यानी साल भर में बहुत सारे लेन देन करते, हम उसके साथ दिखने वाली चीज, विजिबल का, इनविजिबल का, इन्वेस्टमेंट का, उधार का, हर एक तरीके का लेन देन करते हैं, और हम इसका हर साल एक रिकॉर्ड भी बनाते हैं, इसे कहते हैं भुगतान शेष। ध्यान से सुनना मेरी भाई, इसका मतलब क्या है? पहले तो भुगतान शेष क्या होता है, देखो ध्यान रखना, इट इज एन एनुअल रिकॉर्ड। सबसे पहली बात ये कि हर साल एक रिकॉर्ड बनता है, एनुअल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बहुत ध्यान से समझना, देखो हम दूसरे देश के साथ जो भी लेन देन करते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के बाकी देश के साथ जो भी लेन देन करते हैं, ये एक वार्षिक रिकॉर्ड है या वार्षिक ब्यौरा है। रिकॉर्ड को ब्यौरा कहते हैं। अन्य देशों से किए गए सभी लेन देन, यानी एक साल में जो भी लेन देन हमने किया। ध्यान से सुना मेरी बात, अब क्या लेन देन किया हमने, ध्यान रखो। तो इसका मतलब ये कि हम जो भी लेन देन करेंगे वो रिकॉर्ड बनेगा हमारा। सवाल ये कि इसमें क्या क्या आता है, बीओपी में हम क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं। देखो बीओपी में हम इंक्लूड करते हैं जो भी लेन देन हम कर रहे हैं। जैसे पहला, अगर हम कोई विजिबल चीज का लेन देन कर रहे हैं वो भी लेंगे। जैसे आप सोचो, विजिबल क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। मान लीजिए कोई मशीन है, देखी जा सकती है। लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल है, देखा जा सकता है। आपसे कहूं चाय, कॉफी, मसाले, सोना, चांदी, सब देख सकते हो या नहीं? जो भी चीज आप देख सकते हो वो सारी चीजों का रिकॉर्ड इसमें होता है। जैसे मान लो मैंने कहा मशीनरी है, लैपटॉप या कोई भी चीज है, लैपटॉप है, चाय है, फ्रूट्स हैं, गोल्ड है, कोई भी चीज जो देख सकते हो। ठीक है, स्पाइसेस, मसाले हैं, बहुत लेन देन होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल भी कह सकते हो आप इसे, यानी और भी कुछ। कोई भी चीज जो दिखती है वो विजिबल है। एक आता है इनविजिबल गुड्स। अब जो चीजें दिखती नहीं है ना वो इनविजिबल हैं, जैसे कि हमारी सर्विस होती है। तो इनविजिबल गुड्स क्या होती है? हमारी अदृश्य वस्तु जो हमें दिखती नहीं है लेकिन लेन देन होता है। पता, सबसे ज्यादा लेन देन सेवाओं में ही होता है भारत का। अब कहेंगे सेवाएं, जैसे जो सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग एक सेवा है, इंश्योरेंस एक सेवा है, बैंक बीमा करते हैं ना भाई, इंश्योरेंस करना सेवा है। आईटी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवा है, शिपिंग जहाज से सामान का लाना ले जाना सेवा है, ऐसे कोई भी सेवा भी इसमें शामिल होगी। और इसी के अंदर हम फॉरेन बोरोइंग्स भी लेंगे। अगर हम विदेशों से किसी भी कंट्री से उधार लेते हैं, मैंने कहा ना सारे लेन देन, फिर तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं आता सर। विदेशी उधार जितना भी होगा वो सारा लेंगे। ध्यान रखना, देश के अंदर का कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा कि भाई देश के अंदर से लिया, विदेशों से जो लिया हो विदेशी उधार भी लेंगे। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से निवेश आया या गया, हम इसका भी रिकॉर्ड बनाएंगे। जब सारी चीजों का हम एक साल का रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना, ये एनुअल होगा, सारी चीजों का लेन देन होगा, चाहे वो विजिबल हो या वो इनविजिबल हो, उधार हो या इन्वेस्टमेंट हो, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, ये ओवरऑल है। तो जब हम ये रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जब हम इसको बनाते हैं साल भर का, हर कंट्री से क्या आया क्या गया, अब यहां पर हम ये देखते हैं, अगर किसी कंट्री में जितना पैसा आया और जितना गया, जितना आया और जितना गया, अगर ये बराबर हो, आप बताओ मुझे, अगर दो कंट्री हैं और उस कंट्री में जो भी आया और जो उस कंट्री में गया, ऐसे को बोलते हैं संतुलित, बैलेंस्ड। जानते हो ना बैलेंस्ड वर्ड क्या होता है? जब बराबर हो। क्या? जब मैं कहूं जितना पैसा आया, जितना मनी इनफ्लो हुआ जो आया है, उतना ही गया भी है साल भर में सभी तरीके से। ये अगर ऐसी सिचुएशन हो, जितना मुद्रा का अंतर प्रवाह हुआ जो आया है और जो मुद्रा का बाह्य प्रवाह हुआ जो गया है, सभी तरीके से मिलाकर अगर ये बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? बैलेंस्ड है वो चीज। अच्छा, अगर मैं कह दूं नहीं, आने वाला ज्यादा है और जाने वाला कम, तो इसे कहते हैं सरप्लस या फेवरेबल, बीओपी। अब इसमें क्या हो जाएगा? जो आ रहा है वो ज्यादा है और जो जा रहा है वो कम है, तो ये तो अच्छी बात है ना भारत के लिए, देश के लिए। और इसी में एक तीसरा याद रखना, वो होता है डेफिसिट। जो पैसा आ रहा है वो कम है और जो जा रहा है वो ज्यादा है, तब इसके लिए वर्ड यूज होता है अनफेवरेबल, बीओपी। अनफेवरेबल कब होगा? जब जाने वाला ज्यादा होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। तो आपने कहा जी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट सब करते हैं, उधार भी लेते हैं, लेकिन जब इसका रिकॉर्ड बनाएंगे हर साल, उस रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे भाई बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे उस चीज को। याद रखोगे? चलो, इसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। चलिए, अच्छा, अब बीओटी क्या होता है? फिर मैं एक डिफरेंस बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर रह जाए तो लिखना फिर उसे एक। ठीक है, देखो, जब मैं कहता हूं ना एक वर्ड होता है बीओटी, तो आप कहेंगे फिर वो क्या है? इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं भाई इसे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार शेष। अब ये क्या चीज है? देखो, व्यापार शेष जो है, इसका ये मतलब है जब हम दूसरे देश से लेन देन करते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, सारे लेन देन को नहीं। और वो भी अगर कहा जाए तो विजिबल गुड्स के। यानी अगर मैं कहूं, जैसे मान लो चार चीजें, ध्यान से सुनना, अगर मैं विजिबल, इनविजिबल, उधार, इन्वेस्टमेंट सबका रिकॉर्ड बनाऊं तो क्या? बीओपी। अगर सिर्फ विजिबल का बनाऊं और बाकी को हटा दूं, सिर्फ विजिबल का, तो क्या हो जाएगा? बीओटी हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। देखो,
तो बीओटी क्या होता है? इट इज एन एनुअल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और जनरली यहां पर अगर पूछा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका, तो सिर्फ विजिबल गुड्स का। मैं लिख देता हूं क्लियरली बात, विजिबल गुड्स ओनली, ताकि आपको बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि इसमें फर्क ही क्या था। सिर्फ किसका? सिर्फ विजिबल का। देखो, यह एक वार्षिक ब्यौरा है निर्यात और आयात। लेकिन ये जो निर्यात आयात वर्ड है किसके लिए है? सिर्फ सिर्फ क्लियरली लिख रहा हूं भाई मैं इस बात को, दृश्य वस्तु की बात होगी। अब ये जब रिकॉर्ड बनाएंगे, अब देखो यहां भी वही बात है सर। अगर मान लो मैं कह दूं किसी देश के अंदर, अब यहां पर आता है कि बैलेंस्ड बीओटी कह दूं या बैलेंस्ड ट्रेड कंट्री कह दूं, कि कोई देश है जिसका बैलेंस्ड ट्रेड है, कोई ऐसा देश है जिसका ट्रेड बैलेंस्ड है। अच्छा, एक ऐसा देश है जिसका ट्रेड सरप्लस है या फेवरेबल है। बात समझना भाई, आप बताना मुझे इस बात को, तब उसे क्या कहोगे? या मैं कह दूं कोई ऐसा देश है जिसका डेफिसिट में ट्रेड है, तब उसे क्या कहोगे? और फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ इंडिया कैसा है? इंडिया कैसा है भाई, इस बारे में बताओ मुझे। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, फिर आप मुझे हर एक आंसर कर सकते हो। अगर किसी देश का जो निर्यात है यानी एक्सपोर्ट जो बेचते हैं हम वो, और उसका आयात जो है बिल्कुल बराबर हो जाए, तो ऐसे देश को बोलेंगे संतुलित व्यापार देश। क्या बोलेंगे? संतुलित व्यापार देश। अगर मैं कह दूं नहीं एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम, भाई इतना लॉजिक तो आपने भी बना लिया अब तो। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये आधिक्य व्यापार है, अधिक व्यापार है, यानी कि आधिक्य व्यापार है। और अगर मैं कह दूं कि नहीं एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसे हमने घाटा व्यापार देश कहना है। यार, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये घाटा व्यापार हो गया। अब इंडिया के केस में याद रखना, इंडिया जो है ना वो डेफिसिट ट्रेड में ही आता है। मेरे भाई ये सवाल अलग से पूछा इंडिया कैसा है, तो इंडिया डेफिसिट ट्रेड में ही आने वाला देश है। इंडिया व्यापार घाटा देश है। कि इंडिया में भी मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं इंपोर्ट भी करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को, सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम चाइना से जो कर रहे हैं वो ज्यादा है जितना अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे। इसीलिए इंडिया भी ऐसा ही होगा। अब आ रही बात समझ में? तो एक में सारी चीजों का रिकॉर्ड है सर, और एक में रिकॉर्ड है सिर्फ किसका? ओनली विजिबल आइटम्स का। तो मैंने आपसे कहा था हमें क्या पढ़ना है? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करनी है, और साथ में मैंने कहा बीओपी और बीओटी पढ़ना है, और यह भी पढ़ना है कि करेंसी वैल्यू को क्यों गिराया जाता है। इसी से जुड़ा मामला समझाऊंगा मैं आपको अभी, और यह भी कि दूसरे देशों से करेंसी लेन देन कैसे चलती है। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो बताओ मुझे, और इससे पहले आप ये नोट कर लो, ये वाला सेगमेंट अगर रह गया हो किसी का, अगर रहता हो किसी का तो ये नोट कर लीजिए भाई। चलिए दोस्त, ये डन था। आगे बढ़ रहे हैं भाई, अगले वाले पॉइंट पर आ रहे, ये वाले को बताना।
इसमें कोई बात हो तो। चलिए दोस्त, सारी बात प्रॉपरली समझ में आ रही है। अब मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है, हमें कई बार ना ऐसा लगता है जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है कभी कभी, तो हमें बड़ा अफसोस भी होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो नेगेटिव के नुकसान भी हैं, लेकिन कभी कभी ना पॉजिटिव के फायदे भी होते हैं। मतलब गिरने के भी पॉजिटिवनेस होती है, फायदे में समझाता हूं आपको क्या। देखो हमारे देश में आज तक करेंसी की जो वैल्यू है ना, उसको 3 बार गिराया गया है। लेकिन उससे पहले आप ये समझना कि एक्चुअल में कि किसी भी देश का फॉरेक्स रेट जो होता है वो क्या चीज होती है। देखो हम ये कहते हैं कि कोई भी देश है, अब मैंने आपको ये समझाया, जैसे मान लो आपने कहा जी $1 है और ये कितने के बराबर चल रहा है आजकल, कभी 80 होता है, कभी 85, कभी 86, कभी 87। मैं ऑन एन एवरेज 85 ले लेता हूं, घटता बढ़ता रहता है, आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा, 85 मान लेते हैं। अब ये किसने डिसाइड करा जी 85 के बराबर होगा? इसे कहते हैं फॉरेक्स रेट, विदेशी विनिमय दर। अच्छा, इसका एक ऑप्शन ये है कि या तो इसको आरबीआई यानी आरबीआई और सरकार डिसाइड करें, एक तरीका तो ये है आरबीआई और सरकार मिलकर डिसाइड करें इंडिया का कितना होगा, या एक है डिमांड और सप्लाई। देखो दो तरीके होते हैं, एक तरीका डिमांड सप्लाई है और एक तरीका जो है वो हमारा सरकार अथॉरिटी है। यानी जब सरकार तय करती है ना उसे बोलते हैं फिक्स्ड, उसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। और जब डिमांड सप्लाई तय करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की बात है। 1992 तक हमारे भारत में भी ना ये फिक्स चलता था, लेकिन 1992 से यानी उसके बीच में ही, उस वर्ष में ही 92 से या उसके बाद जो है हमारा फ्लोटिंग चलता है। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि कौन करता, आरबीआई करता है, सरकार करती है, वित्त मंत्रालय करता है या बाजार, तो आप कहोगे बाजार, डिमांड सप्लाई 92 के बाद से वो करता है हमारे देश में। और लगभग आज पूरी दुनिया में सब जगह फ्लोटिंग चल रहा है। फ्लोटिंग मतलब घटता भी है बढ़ता भी है। देखो जब आरबीआई करता था ना, सरकार करती थी, तब घटता बढ़ता नहीं था, तब जब तक चेंज नहीं करोगे एक जैसा रहेगा। जैसे अभी चेंज करा, 10 साल बाद करेंगे चेंज, तो 10 साल तक सेम रहेगा। आज क्या देखते हो आप, हर 5 मिनट में, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 सेकंड में चेंज हो जाता है। हर सेकंड के हिसाब से कभी डॉलर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। मतलब जैसे 85 का है तो कभी 85 रुपए 5 पैसे, 85 रुपए 10 पैसे, कभी 84 रुपए 90 पैसे, ऐसे चलता रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है सर, ये इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है? क्योंकि आजकल किसके हिसाब से चलता है? डिमांड सप्लाई। पहले किसके हिसाब से चलता था? आरबीआई। तो दो होते हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग। आज के समय सवाल होगा तो वो फ्लोटिंग पे हो। बात समझ रहे हो भाई? आज इसके हिसाब से चलेगा। अच्छा, अब जब हम इसकी वैल्यू को, जैसे मान लो 85 है, चलो मान लिया आपने, अब हम 85 रुपए जो वैल्यू है उसको गिराकर 95 रुपए कर दे। अगर मान लो ऐसा कर दे सरकार कि जी नहीं 85 का नहीं 95 का होगा, तो इसका मतलब ये हुआ 10 रुपए इंडिया का जो रुपया है वो कमजोर हो गया। देखो याद रखना, पहले आप ये समझना, पहले आप इसको करने के लिए क्या कर रहे थे सर, जब हम 85 रुपए में खरीदते थे इसका मतलब है $1 85 का आता था। अब $1 95 का, हमें 10 ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ध्यान रखना, गैप बढ़ेगा। अगर मान लो मैं कह दूं जी नहीं $1 पहले 85 का था, 75 कर दिया, तो मेरे भाई याद रखना इंडिया का रुपया 10 रुपए मजबूत। अच्छा, अब हम कमजोर करें या मजबूत करें? तो अच्छा लगता है ना मजबूत होना, लेकिन कमजोर करने के फायदे हैं। ऐसा हमारे देश में आज तक 3 बार सरकार ने किया, 1949 में, 66 में और 1991 में 2 बार हुआ, वो एक ही में गिनते हैं। अब हमने 3 बार ऐसा किया। मैं आपका जवाब चाहता हूं, बताना मुझे। हर एक स्टूडेंट जो पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुन रहा है वो ये कह रहा है सर 91 के बाद क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बताओ बस, 91 के बाद हमारे देश में ऐसा क्या बदल गया कि अब नहीं हो रहा है सर?
अब क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि जब तक आरबीआई करता था तब तो आरबीआई या सरकार घटाती थी बढ़ाती थी, लेकिन अब तो आरबीआई सरकार करते ही नहीं ना, अब तो बाजार करता, अब तो अपने आप कम ज्यादा होता है। अच्छा अब बताओ, 3 बार हुआ, चलो सर आजादी के बाद हुआ है तीनों बार। अगर पूछो ऐसा क्यों करा सरकार, क्यों करती थी ऐसा सरकार, देखो मैं बताऊं। कभी यूट्यूब, आजकल की यूट्यूब की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया है, यूट्यूब पर जाना और लिखना रुपया गिरने के फायदे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बड़े बड़े न्यूज एंकर्स की वीडियो मिलेंगी। वो काफी हद तक सही बात बता रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गलत भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के 2 फायदे हैं। जब रुपया कमजोर होता है ना, तो मेरे भाई इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने में हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हम सामान बेचेंगे विदेशियों को वो सस्ता मिलेगा, तो वो हमसे सामान खरीदेंगे, हम बेचेंगे वो खरीदेंगे क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा है। और हम जो सामान खरीदते हैं वो हमें खरीदना महंगा पड़ेगा, तो हम उसको कम खरीदेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। और हम यही तो चाहते, देखो ना यहां पर अभी हम क्या चाहते हैं, देखो हमारा देश कहां है, इसमें है जहां एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है। हम क्या चाहते हैं अच्छा करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे, यही चाहते हैं ना हम। तो ऐसा करने में क्या फायदा होगा, तो करेंसी की वैल्यू जब कमजोर होती है। अब ऐसे सोचो कि आपको कोई सामान जो मिल रहा था 85 का $1, यानी 85 रुपए में मिला, अब 95 में, तो आप कहोगे रहने दो, विदेशी नहीं खरीदते, इंडियन सामान यूज कर लेंगे, क्योंकि वो महंगा हो गया खरीदना। और जो विदेशी लोग हमसे खरीद रहे हैं उनके लिए सस्ता हो गया, वो ज्यादा खरीदेंगे। पहले उन्हें 85 वाला सामान $1 में मिलता, 95 वाला भी $1 में मिल जाएगा, वो तो कहेंगे बहुत बढ़िया, ज्यादा फायदा हो रहा है यहां से खरीदने में। तो एक तरीका, एक टेक्निक होती है, बस याद रखना। तो डिवैल्यूएशन की एक टेक्निक है, और ये कारगर होगी, फायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। ये बात हमें समझाई बताई जाती है। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चलना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं हुए तो होगा क्या, कि आप क्वालिटी से मिस मैच नहीं कर पाओगे ना। क्वालिटी बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितना मुश्किल है, जितना टफ कंपटीशन है, छोटी छोटी बातें करके कि सर बस 4-10 दिन में करा देते कुछ ऐसा कि पास हो जाते, वो हो सकता है कोई एक दिन ऐसा चमत्कार हो कि जो बोले वही एग्जाम में आ जाए। लेकिन ऐसा होगा तो फिर लाखों बच्चों का क्या होगा, सारे पास हो जाएंगे क्या? कहीं ना कहीं तो फिर कंपटीशन होगा। मार्क्स कट ऑफ कम हो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी होगा सिलेक्शन वही लेगा जिसके कंसेप्ट बेहतर होंगे। तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझना। देखो मैं यही कह रहा हूं आपसे, दूसरे देशों से जो भी हम करेंसी में लेन देन करेंगे, जैसे एक देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा में जो बदलेंगे, उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेक्स रेट। जैसे 80 रुपए मान लो, 85 मान लो, 90, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। जहां फिक्स्ड होगा वहां सरकार डिसाइड करेगी, सरकार या सरकार की अथॉरिटी डिसाइड करेगी। जो फ्लोटिंग होगा वहां डिमांड सप्लाई करेंगे, जो इंडिया में चल रहा है आज के समय। क्योंकि 1992 से भारत ने भी किसको फॉलो करा है, फ्लोटिंग को, मतलब पहले फिक्स था। पहले ये लिखना, फिर डिवैल्यूएशन भी लिखवाता हूं, पहले इसको लिखना। चलिए, क्वेश्चंस होंगे आज, नहीं बिल्कुल होंगे भाई। पहले एक बात लिख लेते, फिर आगे बढ़ेंगे ना। चलो पहले मैं लिखवा भी देता हूं, देखो अब यहां तो एक वर्ड मैंने आपको बताया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या बताया भाई? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जब हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं, कोई भी देश कर सकता है।
का अवमूल्यन क्या होता है सर? ये देखो, इसका मतलब ये है मेरे भाई, मुद्रा के अवमूल्यन का, मैंने कहा ना, इसको ऐसे लिखिएगा, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा की वैल्यू में कमी करना, मुद्रा के मान में कमी करना। अब हम कमी कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने कहा जी $1 आता था 80 रुपए का, उसे कर दिया जाए $1 90 रुपए का। मैंने बताया ना अभी आपको, इसका मतलब पहले जो सामान 80 का था वो 90 का मिलेगा, ये 10 रुपए। इंडियन करेंसी कमजोर हो गई, इसका मतलब अमेरिका का डॉलर 10 रुपए मजबूत हो गया। ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हो आप। अच्छा, अब मैंने कहा ऐसा इंडिया में कितनी बार हुआ? 3 टाइम्स। इसको 3 बार गिना जाएगा डिवैल्यूएशन इन इंडिया। तो 3 बार इंडिया में डिवैल्यूएशन हुआ है। अब आपसे ये भी पूछ लेता है कौन कौन पीएम था, कौन क्या था। कोई बात नहीं, हम सब बताएंगे। देखो, 3 बार हुआ। पहली बार सितंबर 1949 में हुआ था, फर्स्ट टाइम। जब सितंबर 1949 में हुआ तब पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, है ना भाई, पहले पीएम थे देश के। और आरबीआई के गवर्नर, ये तो समझते ही गवर्नर, आरबीआई की बात हम कर रहे हैं, तो वो थे उस समय सीडी देशमुख, जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। सीडी देशमुख थे। अच्छा, जब दूसरी बार हुआ तो जून 1966, जून 1966 में हुआ। तो आप भी बता सकते हैं मुझे कि भाई उस समय कौन पीएम रहा होगा? बताएं भाई, हम पढ़ते हैं ना इसको कई बार। दूसरी बार हुआ जून 1966 में। तो जब जून में 1966 में हुआ तब पीएम कौन था? देखो, तो उस समय इंदिरा गांधी बन चुकी थी। इंदिरा गांधी देश की पीएम बन चुकी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद। और आरबीआई का गवर्नर कौन था उस समय? अब यह देखना पड़ेगा कि उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। और तीसरी बार हुआ 1 और 3 जुलाई को। एक्चुअली 2 दिन एक साथ हुआ, वो एक ही बार माना जाता है। उस समय पीएम कौन थे? याद आ गया होगा ये तो, पीवी नरसिम्हा राव। तीसरी और आखिरी बार जो हुआ है वो नरसिम्हा राव पीएम थे। और गवर्नर कौन था उस समय? तो आरबीआई के गवर्नर का नाम भी आप याद रख सकते हो। तो ये जरूरी होता है ना भाई, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं अगर, तो हम उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। अब ये सवाल पूछ लेता है आरबीआई गवर्नर की जो लिस्ट है उसको बता दीजिए, कौन कब गवर्नर रहा है आरबीआई का। तो हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई, एक बार सर्च कर लेते हैं। अभी संजय मल्होत्रा है आरबीआई में गवर्नर। पीसी भट्टाचार्य के नाम से आया है, कोई नहीं याद, कम से कम याद होगा ना, अच्छी बात है, पता होगा, अंदाजा भी हो सकता है पीसी भट्टाचार्य थे। पीसी भट्टाचार्य थे ये। ओके, सितंबर 1949 में ना, जब ये हुआ था उस समय वो हट गए सीडी देशमुख। भाई यहां पर एक चेंज और करना, बेनेगल रामा राव ये बन चुके थे, जो अब तक सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर रहे। बेनेगल रामा राव बन चुके थे, वो 1949 में ही बदले थे इसलिए। और जब मैंने कहा ना आपसे 91 का समय था, तब कौन थे गवर्नर? वेंकट रमन, एस वेंकटी रमन थे। याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये थे। और मैंने आपको बताया ऐसा करने से क्या होता है। देखो, ऐसा करने से ये फायदा होता है, इसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है सर?
बेनिफिट क्या है इस बात का, करेंसी वैल्यू गिरने का? तो मैंने आपको बताया पहला फायदा ये इंक्रीज एक्सपोर्ट, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। और क्या बताया भाई, आयात में कमी होती है, डिक्रीज इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज करता है और इंपोर्ट हमारा डिक्रीज करता है। यही फायदा, और इसी से हम अपना जो घाटा है व्यापार का वो हम दूर कर सकते हैं या उसको फायदा कर सकते हैं, ये इसलिए किया जाता है। तो मैंने आपको बेहतर बताया इसके अंदर कि पीएम का नाम पता हो, साथ में गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे। सवाल घुमाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता एग्जामिनर को, इसलिए नॉलेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। बात क्लियर करो अगर, तो बात समझ में आएगी। अच्छा, तो आपने कहा जी ऐसा हमारे देश में आज तक 3 बार हुआ है। अच्छा, एक ये भी बात फाइनल है, लास्ट बात और है, देखो हम छोड़ेंगे नहीं, जो टॉपिक है उसको पूरा ही करना होता है हमें। फॉरेन ट्रेड का हम पूरा ही जिक्र कर रहे हैं यहां पर, है ना। पूरा चैप्टर है हमारा ये फॉरेन ट्रेड, जिसमें हमने सारी बातें पढ़ी हैं। एक वर्ड है फॉरेन रिजर्व। देखो, हर देश ना अपने पास एक रिजर्व रखता है। भाई अब मान लो मुझे किसी विदेश से लेन देन करना है, तो मुझे डॉलर रखना पड़ेगा ना। मैंने क्या बताया था आपको, डॉलर, यूरो, पाउंड या गोल्ड। देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा स्वीकार्य जो चीजें हैं ना, उसमें गोल्ड भी आता है मेरे भाई, याद रखना। गोल्ड को भी लिया जाता है। तो हम अपने पास क्या करते हैं ना, कि हम कुछ चीजों को रिजर्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड होगा, विदेशी करेंसियां, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का जिक्र करेंगे हम बाद में, आईएमएफ के नाम से। डब्ल्यूटीओ का भी जिक्र करेंगे, आईएमएफ का भी करेंगे, वर्ल्ड बैंक भी होगा, तब बताऊंगा मैं। उसके पास एक कोटा रहता, रिजर्व रहता है एसडीआर नाम का, आगे लिखवाऊंगा उस बारे में। लेकिन अब देखो यहां पर क्या होता है कि आपके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि सर क्वेश्चन कैसा आता है। मैं आपको देखो क्वेश्चन भी दिखाता हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि हर क्लास में मैं आपको 8-10 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हो और जिससे आपके कंसेप्ट बड़े मजबूत हो जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आप सभी लोग तैयार होंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने में सबसे ज्यादा मजा आता है भाई। क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छा फील होता है ना हमेशा। चलिए मैं कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के 8-10 सवाल करने में 5 मिनट भी नहीं लगने वाले। चलिए मैं आपके फाइल लगाता हूं, ध्यान से देखना, जो पूछूंगा बस वो बताना, ठीक है। यदि किसी देश में भुगतान संतुलन विपरीत दिशा में है, नेगेटिव है, फायदे में नहीं नुकसान में है, तो क्या करना अच्छी बात होगी, क्या करना चाहिए देश को? तो ऐसे देश को, एक्सपोर्ट को बढ़ाना हो अगर, तो उसके लिए क्या करना होगा सर? डिवैल्यूएशन कर दो, मुद्रा का अवमूल्यन कर दो, करेंसी वैल्यू को गिरा दो। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? बताते जाओ बस जल्दी जल्दी। जब भी बात भारत के विदेशी व्यापार की होगी तो विदेशी व्यापार नीति से संबंधित जो मंत्रालय होगा वो कौन सा होगा? तो विदेशी व्यापार नीति से संबंधित जो मंत्रालय होगा कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। अगर हम किसी देश का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाएंगे तो क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसमें क्या क्या शामिल करेंगे बताओ? अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे मेरे भाई, तो गुड्स भी लेंगे, सर्विस भी लेंगे, और कोई भी ट्रांसफर पेमेंट, उधार, इन्वेस्टमेंट सारा लेंगे, ऑल। लेकिन अगर व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ गुड्स लेंगे, तब हम सर्विस भी नहीं लेंगे। ये फर्क है, देख लो ध्यान से। अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे तो अलग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे तो अलग है। अगर हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो क्या परिणाम होगा? जब भी हम करेंसी को डिवैल्यूएट करेंगे तो उससे क्या होगा? करेंसी डिवैल्यूएट करने से क्या होता है?
देखो ये अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जो पढ़ेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। तो इससे निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा, ये बताया ना मैंने। देखो सारा इसी में है, कहीं अलग से कुछ नहीं करना आपको। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जो एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा एक देश की मुद्रा डॉलर और दूसरे देश की मुद्रा मुद्रा रुपी है, तो इसका जो एक्सचेंज होगा वो क्या कहलाएगा? तो एक देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा में जो संबंध है वो एक्सचेंज रेट कहलाता है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो परिवर्तनीय विनिमय दर होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, वो कौन डिसाइड करता है? तो मैंने क्या बताया, जो फ्लोटिंग वाला होगा अगर, तो कौन डिसाइड करेगा बताओ? अगर फ्लोटिंग होगा तो मेरे भाई याद रखना, ये डिसाइड डिमांड सप्लाई से होगा, और अगर मैंने कहा फिक्स्ड होगा तो फिर आरबीआई करेगा, है ना भाई? सरकार करेगी, आरबीआई करेगा। तो इस तरीके के जो सवाल है ना, देखो हमारे पास बहुत सारे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन करना पड़ेगा प्रैक्टिस में, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस गए तो होगा क्या? नॉलेज होगी पर उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, यानी सही आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप इन सारे कामों को करें, और ये भी लास्ट में लिख दे कि किसी देश में जो फॉरेन रिजर्व है उसमें क्या क्या शामिल होगा। और आज दुनिया में चौथा, मतलब एक समय ऐसा था इंडिया के लिए कि इंडिया के पास रिजर्व नहीं था, याद है आपको? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पढ़ रहे थे, एलपीजी तक बात कर रहे थे इस बारे में कि पैसा ही नहीं था। और आज इतना है कि हम दुनिया में चौथे नंबर पर है सबसे ज्यादा पैसे के मामले में। जो इंडिया को इतनी मजबूती मिली है, जो ताकत मिली है इंडिया को, वो कहां से मिली है? तो सर वो मिली है जब हमने विदेशी व्यापार शुरू करा। ये सारा आरबीआई मैनेज करता, और आज हम 700 बिलियन, ये घटता बढ़ता रहता है। अब ये भी मत करना कि एग्जैक्टली याद करो, 600 से 700 या 750 या 650। अब ये चीज ऐसी है ना जो बदलती रहेगी, आज पढ़ोगे कल बदल जाएगा, और इसका डेटा हर हफ्ते में एक बार आता है। तो आप आज पढ़ोगे तो भी एक हफ्ते के बाद कुछ तो बदल जाएगा। $650 बिलियन है इंडिया में, दुनिया में चौथा, मैं फिर कह रहा हूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। भाई याद रखना, फॉरेन ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, करेंसी डिवेल्युएशन क्यों करते हैं, एक्सचेंज रेट और रिजर्व, ये बताया मैंने आपको आज। ठीक है, बढ़िया।